एवरीवन, वेलकम टू एपी टीचिंग क्लासेस। मैं हूं अर्णा चौधरी और हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी टीजीटी एलटी होम साइंस और डीएसएसबी डोमेस्टिक साइंस के टॉपिक को, जिसमें हम यूनिट कर रहे हैं स्वास्थ्य वाली। और उसमें हमने अभी तक कोशिका, उत्तक और आज अस्थि कंकाल के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें एक टॉपिक हम पहले कवर कर चुके हैं, बाकी पार्ट को जो आगे का पार्ट है उसे आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था मस्तिष्क के बारे में, खोपड़ी के बारे में। खोपड़ी में टोटल 22 हड्डी होती है, जिसमें से 8 हमने जाना था कि मस्तिष्क में होती है और जो 14 हड्डियां होती है वो चेहरे की होती है। ठीक है, इस तरीके से हमने ऊपर के हिस्से को समझ लिया था। अब इसके अलावा पूरे हमारे जो शरीर होता है, शरीर में हम अपनी अस्थियों को 3 पार्टों में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने ये पार्ट डिवाइड कर लिया है। आज हम बीच का जो हिस्सा है, धड़ जिसको बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में आप ट्रंक बोलते हैं, उस हिस्से को कवर करेंगे। साथ ही साथ जो नीचे वाला हिस्सा है, जिसमें हमारे पैर और साथ ही साथ हमारे हाथ आते हैं, तीसरा पार्ट वो होता है। ठीक है, इस तरीके से हम अस्थि संस्थान को या कंकाल तंत्र को 3 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो हम अब आगे के हिस्से को समझते हैं, जानते हैं कि इसमें कितनी अस्थियां होती हैं और कौन सी अस्थियों से किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने वन लाइनर इसमें हर एक पॉइंट को ऐड कर दिया है। जो भी बच्चा एलटी यूपीएलटी की तैयारी कर रहा है होम साइंस से, और जो साथ ही साथ तैयारी कर रहा है डीएसएसपी डोमेस्टिक साइंस, जिसको हम बोल देते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे घरेलू विज्ञान, और उसी को हम यूपी में बोल रहे हैं गृह विज्ञान। तो सेम ही इसका सिलेबस है, सेम ही इसका पैटर्न है, और इसका जो टॉपिक है वो भी सेम ही है। तो दोनों की तैयारी आप एक साथ कर सकते हैं और आई होप आप अच्छे से अपनी तैयारी में लग गए होंगे। तो चलिए, जो भी बच्चा पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, और इसकी पीडीएफ के लिए आपको ज्वाइन करना है एपी टीचिंग के लिए। इसकी जो टेलीग्राम चैनल है एपी एजुकेशन सेंचुरी आईएएस के नाम से, जो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक को समझते हैं। जो हमारा धड़ होता है, धड़ यानी कि जिसको हम ट्रंक बोल रहे हैं, वो 2 भागों में बटा होता है। उसको 2 भागों में बांटती है मां प्राचीरा। उसको 2 भागों में बांटती है मां प्राचीरा, ये आपको ध्यान रखना है। ऊपर का जो हिस्सा होता है, ऊपर के हिस्से को हम थ्रोक्स बोल देते हैं। ठीक है, ऊपर के हिस्से को हम थ्रोक्स बोल देते हैं, और नीचे के हिस्से को एब्डोमेन, जिसमें कि पेट वाला हिस्सा आता है। पेट में आपको पता ही है कोई हड्डी नहीं होती, लेकिन इसमें कूल्हे की हड्डियां जो है जुड़ी होती हैं। ठीक है, इसमें कूल्हे की हड्डियां जुड़ी होती है, और उसके बाद जो है नीचे जांघें होती हैं। ठीक है, ये हमारा पेट होता है। ठीक, और ऊपर का जो हिस्सा होता है, ऊपर का जो हिस्सा होता है, ऊपर के हिस्से को, इसको धड़ को हम थ्रोक्स बोल देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम पढ़ेंगे। ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट हो गया इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो है हिस्सा, ये इसको थ्रोक्स बोलते हैं, और ये जो पेट वाला होता है इसको एब्डोमेन बोलते हैं, और एब्डोमेन में सिर्फ कूल्हे की 2 अस्थियां होती हैं। ठीक है, अब हम आगे इसमें समझ लेते हैं। और साथ ही साथ इससे क्वेश्चन जैसे ऐसे भी बन जाता है आपका वन लाइनर। मैंने इसीलिए ऐड किया है कि पूरा टॉपिक की जरूरत नहीं है, आपको जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने इसमें मेंशन कर दी है। तो आपसे पूछ लेगा कि बाल अवस्था में मेरुदंड में, बच्चे की बाल अवस्था में मेरुदंड में कितनी अस्थियां होती है, तो आपको बताना है 33। ये बाल अवस्था में होती है। जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है, यानी कि 12 से 14 साल की एज में वो होता है, तब उसमें जो है अस्थियां कितनी होती है मेरुदंड में, 33 होती है। बाद में जाकर ये जुड़ जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, चलिए अब हम समझ लेते हैं मेरुदंड, यानी कि जिसे हम बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, है ना, कशेरुकाएं यानी कि रीढ़ की हड्डियां। ठीक है, जैसे कि ये आपकी कशेरुका है, ये थोड़ी सी मतलब ना सीधी नहीं होती, इस तरीके से होती है, और इसमें जो होता है गर्दन तक ऐसे 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 करके हड्डियां गई होती है। ये रीढ़ की हड्डी इस तरीके से होती है। ठीक है, नीचे जो है पूंछनुमा होती है। तो ऊपर से हम गर्दन से स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक चित्र बना देती हूँ, ये आपकी गर्दन है, और ये आपकी जो है पीछे का हिस्सा है आपकी, इस तरीके से। ठीक है, ये आपकी कमर हो गई। ओके, और फिर यहाँ से आपके कूल्हे स्टार्ट हो गए। ठीक, तो ये आपकी क्या बन गई, कमर बन गई। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि यहाँ से इस तरीके से आपकी रीढ़ की हड्डी गई होती है, इस तरीके से ये, और इसमें ये छल्ली नुमा इस तरह की संरचना होती है। ठीक है, आप देखते भी हैं।
तो इसमें जो ऊपर की गर्दन की हड्डियां होती है, जो गर्दन की हड्डियां कही जाती है, गर्दन की अस्थियां कही जाती है, उनकी संख्या 7 होती है। तो जिनको हम ग्रेविटी बोलते हैं या फिर इंग्लिश में कहे कि सर्विकल बोलते हैं, तो सर्विकल की संख्या होती है आपके मेरुदंड में 7। मेरुदंड में सर्विकल या ग्रेविडी हड्डियों की संख्या होती है 7। और जो वक्ष होता है आपका, ये इस तरीके से, ये एक पिंजरे नुमा होता है, आगे छाती पर भी आपको इसी तरीके से जो हड्डियां ये जुड़ी रहती हैं। तो इनकी संख्या होती है 12, एक साइड की 12 होती है, ठीक है, एक साइड की ये संख्या 12 है, इधर भी 12 है, इस तरीके से। तो वक्ष की जो अस्थियां आपको आप बताओगे कितनी होती है, 12 होती है। अब यहां से इंपोर्टेंट आ गया, जो कमर की अस्थि है, ये इसको हम कटी प्रदेश बोलते हैं। कटी प्रदेश यानी कि कमर का हिस्सा। तो कटी प्रदेश की जो अस्थियां हैं, कटी प्रदेश की अस्थियां कितनी होती है, 5 होती है। कितनी, यहाँ पर आप लिख दोगे 5, ठीक है। तो ये कटी प्रदेश की अस्थियां होती है, जो कमर वाला हिस्सा होता है। फिर श्रोणीवास्ती यानी कि जो नीचे गया हुआ है, पूंछ नुमा, यहाँ तक की हड्डी जाती है, ये यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से यहाँ तक आपकी हड्डियां, ये रीढ़ की हड्डी जाती है। और ये श्रोणीवास्ती की श्रोणी या फिर वास्ती की कशेरुकाएं या फिर जो है श्रोणी गुहा की हड्डियां कहलाती है। और ये टोटल होती है 9। आपको ध्यान रखना है, इनकी संख्या होती है 9। 9 में से आप बताओगे कि 5 हड्डियां, जो 5 पहली हड्डियां होती है ऊपर की, वो होती है त्रिकास्थि, ठीक है। आपसे पूछ लेगा कि त्रिकास्थि में कितनी हड्डियां होती है, त्रिकास्थि में। तो आप त्रिकास्थि से 3 मत लगा लेना, 3 का मतलब आपको दिमाग जाएगा 3 होगी, नहीं 3 नहीं होती, 5 होती है, ठीक है। और बाकी जो गुदा में होती है, जो नीचे नीचे ये पूंछ वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ से यहाँ तक का, तो ये जो अस्थियां होती है, ये 4 होती है, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो ऊपर की जो होती है त्रिकास्थि, इसमें 5 अस्थियां होती है, और नीचे की जो है गुदास्थि में, जो नीचे बिल्कुल जस्ट नीचे होता है, इसमें 4 अस्थियां होती है। टोटल गुदा में कितनी अस्थियां होती है, या श्रोणी में कितनी अस्थियां होती हैं, तो उसमें होती है टोटल 9 अस्थियां, ठीक है। अब आगे समझ लेते हैं, शिरोधर क्या होता है, एटलस क्या होता है। एटलस, तो जैसे ये आपकी खोपड़ी है, ये आपकी खोपड़ी है, मैंने आपको बता ही दिया था। तो खोपड़ी में क्या होता है, एक छल्ले नुमा संरचना की हड्डी होती है, इस तरीके से छल्ले नुमा, जो अंगूठी के छल्ले की जैसी संरचना इसकी होती है। तो इसको हम एटलस बोलते हैं। अब इसका क्या काम होता है, इसका काम ये होता है कि जो रीढ़ की हड्डी से, यहाँ से ये रीढ़ की हड्डी गई होती है, ये इसी में फंसी रहती है। रीढ़ की हड्डी के ऊपर सिरे पर एक खूंटी नुमा इस तरीके से, जो कि इस छल्ले में जाकर फंस जाती है, उसको एक्सिस बोलते हैं। एक्सिस यानी अक्सस बोलते हैं। और इसी पर ये एटलस जो है घूमता है, जिसकी वजह से आपकी जो मुंडी है या खोपड़ी है, इस तरीके से दाएं बाएं घूमती है। इस तरीके से आप उसे घुमाने में आसानी होती है। तो सिर को आगे पीछे घुमाने में, दाएं बाएं गतिशील करने में कौन रोल प्ले करता है, तो वो करता है एक्सिस, जिसको हम एक्सेस बोलते हैं, ठीक है। ये आप समझ गए। वक्ष की अस्थियां, अब हमने बैक का पढ़ लिया, फ्रंट का पढ़ेंगे, यानी कि अपने जो ये जो हमारी छाती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें किस प्रकार से कितनी हड्डियां होती हैं। तो वक्ष की अस्थियां जो होती है वो 2 पार्टों में बटी होती है। जो छाती होती है, ये छाती है आपकी, और ये 2 पार्टों में बटी है। किस वजह से, किस तरीके से बटी है, स्टर्नम की वजह से बटी है। ये स्टर्नम यानी कि उरोस्थि, जिसको आप उरोस्थि बोलते हैं, ये आपकी छाती को 2 पार्टों में डिवाइड करता है। और इसी से जो होता है, पसलियां जुड़ी होती है, रिब्स, इस तरीके से रिब्स जुड़ी होती है, ठीक है। जैसे पीछे जुड़ी हुई थी, इसी तरीके से जो है आगे जुड़ी होती है। तो ये जो स्टर्नम होता है, छाती के सामने की हड्डी होती है, इसका नीचे का जो भाग होता है जिफाइड कार्टिलेज का बना होता है। ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है, जिफाइड कार्टिलेज का बना होता है, जिसको, जो एक हड्डी का ही रूप है, ठीक है। और ये एक और उरोस्थि से, तो दूसरी और कंधे की अस्थियों से जुड़ी होती है, ठीक है। इस तरीके से ये कनेक्ट रहती है, ठीक है। बाद में अगर इसमें देखें, आगे आगे देखते हैं कि इसमें पसलियां जो होती हैं, रिब्स, ये वक्ष के दोनों ओर 12-12 होती है, इधर भी 12 होती है, इधर भी 12 होती है। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो ये है कि यहाँ से 8, 9, 10वीं जो पसलियां होती है, 8वीं, 9वीं, 10वीं जो पसलियां होती है, वो 7वीं पसली से जुड़ी होती है।
सातवीं पसली से जुड़ जाएंगी, 8वीं 9वीं 10वीं। आपसे पूछ लेगा कि 7वीं 8वीं जो 9वीं पसली होती है वो कौन सी पसली से जुड़ती है, 5वीं से, चौथी से या फिर 7वीं से, तो आपको ध्यान रखना है वो 7वीं पसली से जुड़ती है। और नीचे की जो दो पसलियां होती है, नीचे की आमने सामने की जो दो पसलियां होती है, ये लटकी हुई होती है या फिर तैरती हुई होती है, ये कहीं पर भी इनसे कनेक्ट नहीं होती है, ये अलग होती है और ये इस तरीके से तैरती रहती है, लटकी हुई होती है। आजकल जो मतलब कमर को पतली बनाने का जो फैशन चला है वो इसलिए चला है, इसलिए लोग अपनी पतली, जैसे दिशा पाटनी है उसकी जो कमर है इतनी पतली है, वो इस वजह से है क्योंकि माना जा रहा है कि ये जो दो पसलियां होती है जो तैरती रहती है, ये लटकती रहती है, इनका कोई यूज नहीं होता है, और इनको अगर निकलवा देते हैं तो हमारी जो कमर है वो इस तरीके, इस कदर पतली हो जाती है, इस कदर। ठीक है, आपको देखने से बिल्कुल अजीब लगेगा कि कमर इतनी पतली कैसे हो सकती है, लेकिन अगर इन दो पसलियों को निकलवा देते हैं जो कि तैरती रहती हैं, जो जुड़ी नहीं रहती हैं, ठीक है, अगर इनको निकलवा देंगे तो ऑटोमेटिक कमर इतनी पतली हो ही जाएगी। ठीक है ना, तो इनका कोई मतलब अलग से रोल नहीं होता, ये तैरती रहती है। ठीक, उदर की बात करें, एब्डोमेन की बात करें, नीचे वाले हिस्से, पेट वाले हिस्से की बात करें, तो इसमें केवल कूल्हे की दो अस्थियां होती है, श्रोणि गुहा में, पेल्विक एरिया जिसको हम बोलते हैं। तो श्रोणि गुहा, जैसे ये पेट है और ये आपके कूल्हे हो गए, है ना, फिर यहाँ से आपकी टांगे स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपके पेट में दो कूल्हे की दो अस्थियां होती है, इस तरीके से कूल्हे की दो हड्डियां होती है, कौन सी, पेल्विक यानी कि श्रोणि गुहा में। ठीक, अब बात करें नितंबास्थि की। नितंबास्थि यानी कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया जो जांग वाला एरिया है, तो जांग वाले एरिया में क्या होता है, जांग की अस्थि होती है, प्यूबिस जिसको हम बोलते हैं, और जांग की अस्थि हमारे शरीर में सबसे बड़ी अस्थि होती है जिसको फीमर बोलते हैं हम। ठीक है, और आसनास्थि इसी में होती है, जब हम बैठते हैं तो यहाँ से इस तरीके से आसनास्थि होती है। ठीक है, आसनास्थि आसन लगाकर बैठने में मददगार होती है। श्रोणि फलक की ये दोनों पीछे क्या होती है, त्रिकास्थि से मिल जाते हैं। त्रिकास्थि में 5 हड्डियां थी ना, तो ये जो श्रोणि फलक की जितनी भी हड्डियां होती है आगे से, ये पीछे जाकर किस में मिल जाएंगी, त्रिकास्थि में मिल जाएंगी। ठीक है, आप समझ ही गए होंगे। अब बात करें उलूलन क्या होता है, उलूलन यानी कि एक्टिपलम क्या होता है, तो जांग की अस्थि का गड्ढा, जिसमें जांग की अस्थि घूमती है, जांग की अस्थि के गड्ढे को हम उलूलन बोलते हैं, जिसमें जांग की अस्थियां फंसी रहती है, यानी कि इस गड्ढे को हम उलूलन बोलते हैं, जिसमें जांग की अस्थियां फंसी रहती है और घूमने में जो है मददगार होती है। अब बात करें, अब हाथों पे आ जाते हैं। हाथों में जो रेडियस होता है, रेडियस हड्डी कौन सी होती है, अल्ना अस्थि कौन सी होती है, आपने पढ़ाई होगा, तो आपको जानना है कि रेडियस अस्थि कौन सी होती है और कहाँ पे पाई जाती है, अल्ना अस्थि कौन सी होती है, कहाँ पे पाई जाती है। जैसे ये हमारे हाथ है, ठीक है, ये क्या है, हमारे हाथ है, और हाथ कहाँ तक, अभी हम सिर्फ कोहनी तक बनाएंगे। ठीक है, कोहनी तक बनाएंगे, तो ये हमारे हाथ है। तो रेडियस का क्या होता है कि वहां से कोहनी तक, वहां से कोहनी तक, हाथ के अंदर की ओर, अंदर की ओर जो होता है, यहाँ पे जैसे मैं अंगूठा बना देती हूँ, है ना, और ये बन गई उंगली और ये छोटी उंगली। ठीक है, तो जो हमारे कंधे से और हाथ के अंदर की ओर, यानी कि अंगूठे की साइड की तरफ जो हड्डी होती है, यहाँ इसमें जो हाथ होता है ना, हाथ में 2 हड्डियां होती है, ये कोहनी तक मैंने बना दिया। ठीक है, तो ये अंदर वाली जो होती है इसको हम बोलेंगे रेडियस, और जो बाहर वाली होती है जो छोटी उंगली की तरफ जाती है उसको हम बोलते हैं अल्ना। ठीक है, ये आपको ध्यान रहेगा, अल्ना बाहर वाली और रेडियस अंदर वाली हड्डी होती है हाथ में, ऊपर सिर्फ कोहनी तक होती है, ये नीचे तक नहीं आती है। ठीक है, फिर आप बात करेंगे कलाई की अस्थि की। कलाई की अस्थि यानी कि कार्पल बोन्स उसको बोलते हैं कलाई, ये वाला है जो हिस्सा होता है, यहाँ पर 8 अस्थियां होती है, कितनी, 8। हथेली की गर्भास्थियां यानी कि मेटाकार्पल बोन्स, ये आपकी हथेली है ना, ये आपकी हथेली है, इसमें कितनी हड्डियां होती है, इसमें 5 हड्डियां होती है, कितनी, 5 हड्डियां होती है, हथेली में 5 हड्डियां होंगी। अब उंगलियों की बात करें कि उंगलियों में कितनी अस्थियां होती है, उंगलियों में आप देखो छोटे छोटे जॉइंट बने होते हैं, तो इनमें कुल मिलाकर 14 अस्थियां होती है, 14 एक हाथ में, 14 एक हाथ में होती है, इस तरीके से। ठीक है, तो दोनों साइड में इस तरीके से 28 अस्थियां हो जाती है। जांग की अस्थि यानी कि फीमर शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट आपने समझ लिया। अब हम संधियां समझते हैं कि हम जॉइंट्स कितने प्रकार के होते हैं हमारी बॉडी में, जॉइंट्स
जॉइंट्स की बात करें तो जॉइंट्स हमारे बॉडी में दो तरह के होते हैं। कौन से? चल संधि यानी कि मूवेबल जॉइंट्स। मूवेबल जॉइंट्स में कौन कौन से आते हैं? जैसे कोहनी आ गई, कोहनी को हम मूव कर सकते हैं, है ना। कूले आ गए, कूले को जो है आगे पीछे घुमा सकते हैं। उंगली आ गई, उंगलियों को जो है मूव कर सकते हैं आसानी से। लेकिन वे जॉइंट जिनको हम मूव नहीं कर सकते उनको अचल संधि, इमूवेबल जॉइंट्स बोलते हैं। जैसे हमारा कपाल और हमारा चेहरा, हम इसको मूव नहीं कर सकते। आप क्या अपने अकॉर्डिंग, जैसे आप उंगलियां मोड़ लेते हैं, जैसे कोनी मोड़ लेते हैं, क्या अपने मुंह को मोड़ सकते हैं? नहीं मोड़ सकते। हाँ, ऐसे सिर्फ मुंडी घुमा सकते हैं, ऐसे इतना कर सकते हैं। और मुंह में भी, चेहरे में भी आपको ध्यान रखना है कि जो निचला जबड़ा है आप सिर्फ उसको ऐसे करके, ऐसे खोल के जो है दाएं बाएं कर सकते हैं, सिर्फ निचले जबड़े को। ऊपर का जबड़ा तब भी जो है दाएं बाएं नहीं होगा। आप घुमा कर देखो, नीचे का जबड़ा सिर्फ हो पाएगा, ऊपर का जबड़ा नहीं होता। तो चेहरे में भी सिर्फ नीचे का जबड़ा ही मूवेबल होता है, बाकी जो चेहरा होता है हम उसे मूव नहीं कर सकते, ठीक है। और कपाल को भी मूव नहीं कर सकते। इस वजह से ये अचल संधि में आएगा, इमूवेबल में आएगा, ठीक है। अब वो कुछ इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जैसे टीजीटी में पूछे गए हैं, एलटी में पूछे गए हैं, या फिर आप कहो डीएसएसपी में पूछे गए हैं, ठीक है। नेट के क्वेश्चन इसलिए इसमें ऐड नहीं करने हैं, आपको भी नहीं लगाने हैं प्रैक्टिस सेट में, क्योंकि वहां से आपका एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो क्यों? क्योंकि उनका तरीका ही अलग होता है, क्योंकि वो ज्यादा डिटेल से हर एक चीज पूछते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, वो नेट वाले क्वेश्चन आपको क्यों नहीं करने, इसलिए नहीं करने, जैसे फॉर एग्जांपल दालें पूछ ली, तो दालों में भी उसमें जो है प्रोटीन्स किसमें, वसा किसमें, ये भला इसमें कौन सा प्रोटीन होता है, इसमें कौन सा विटामिन होता है, मतलब वो ज्यादा डिटेल में जाते हैं। और आपको ज्यादा डिटेल में जाना ही नहीं है, आपको अपने सिलेबस पे रहना है। अगर आप अपने सिलेबस पे रहोगे तो आप सिलेक्शन ले लोगे। अगर आपको दुनिया भर का पढ़ने के आप चक्कर में पढ़ोगे तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो फोकस रखना है सिर्फ अपने सिलेबस पर। तो पहला हम क्वेश्चन देखते हैं, जब अस्थियां टूट जाती है, जब आपकी हड्डियां टूट जाती है तो रक्त का थक्का जम जाता है। तो इसे आप क्या कहोगे? रक्त का थक्का जमता किस रीजन से है? तो उसको, उस स्थिति को, जब आपका रक्त का थक्का जम जाता है हड्डी टूटने पर, उस स्थिति को आप बोलते हैं हेमरेज। क्या बोलते हैं? हेमरेज बोलते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, जब हड्डी 3 या अधिक टुकड़ों में टूटी हो तो ये क्या कहलाती है? अब हड्डी एक से ज्यादा अधिक टुकड़ों में टूटी है तो आपको कच्ची अस्थिभंग या विषम या फिर बहुखंड या फिर जटिल अस्थिभंग, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से है सिर्फ बहुखंड, क्योंकि हड्डी जो टूटी है आपकी कई टुकड़ों में टूटी है ना। 2 से अधिक, 3 से अधिक अगर टुकड़े उसके हो गए हैं तो आपको बताना है कि वो जो है बहुखंड अस्थिभंग है। जटिल कब होता है? जटिल ये होता है कि जब एक हड्डी टूटकर दूसरी हड्डी में फंस जाती है तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स माना जाता है, ठीक है। कच्ची अस्थिभंग में तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि जैसे हंसली उतर जाना, हाथ उतर जाना, घुटना उतर जाना, इस तरीके से होता है। तो विषम में तो मतलब ये होता है कि चूरा ही हो जाता है, हड्डियों के जैसे चूरा ही हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि आपको बतानी है। तो अभी आपने पढ़ा है कौन सी होती है, परगंडास्थि होती है, जंगास्थि या फिर अंतःजंगिका या फिर बहिर्जंगिका। तो आपको बताना है जंगास्थि, यानी कि जिसे आप बोल रहे हैं फीमर। फीमर जांघ की अस्थि, जंगास्थि हमारे शरीर में सबसे बड़ी और लंबी अस्थि होती है, ठीक। कथन है, कथन के अनुसार क्वेश्चन आपको बताना है कि मजबूत हड्डियों तथा दांतों के लिए कैल्शियम तथा विटामिन डी दोनों की आवश्यकता होती है। और कारण है कि विटामिन डी आंतों में कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। तो दोनों ही सही है, एकदम सही है। तो इसमें ए भी सही है और आर भी, दोनों ही सही है, ठीक है। क्वेश्चन है स्टर्नम। स्टर्नम किसको बोलते हैं? स्टर्नम अभी आपने पढ़ा, हंसली की हड्डी को, सीने की हड्डी को, कंधे की हड्डी को या कोलर की हड्डी को। तो जो स्टर्नम होता है हमारे ऊपर वाले थ्रोक्स वाले पार्ट को, छाती वाले पार्ट को 2 भागों में बांटता है, उसको हम स्टर्नम बोलते हैं। तो वो सीने की हड्डी होती है। किसकी? सीने की, छाती की हड्डी होती है। मनुष्य के क्रेनियम में कितनी हड्डियां उपस्थित होती है? मनुष्य के क्रेनियम में कितनी हड्डियां उपस्थित होती है? 8, 10, 12, 16, ठीक है। तो क्रेनियम में कितनी हड्डियां होती है? 8 होती है, ठीक है। मनुष्य के क्रेनियम में जो मस्तिष्क वाला हिस्सा होता है उसमें कितनी हड्डियां होती है? 8 होती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर है 7, बोन चाइना नाम पड़ा क्योंकि यह बनता है हड्डी की राख से, कोयले की राख से, कुछ धातुओं के प्रयोग से या फिर चाइना ग्रास से। तो जो बोन चाइना नाम पड़ा है वो किससे बनता है? वो
हड्डी की राख से बनता है। तो बोन चाइना है क्या एक्चुअली? बोन चाइना एक क्या है कि एक मुलायम पेस्ट है, ठीक है, जो हड्डी की जैसे राख बनती है ना, तो उसके बनने से बनता है, इस वजह से इसको बोन चाइना नाम दिया गया है। यानी कि जैसे बैल है, बैल की हड्डी को खुले में जलाकर उससे राख बनाई जाती है और उससे फिर जो है एक मतलब पाउडर तैयार किया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल चीनी मिट्टी टाइप का, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, बोन चाइना बोलते हैं। तो जो है हड्डी की राख से ही बनता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, कैल्शियम किसके लिए आवश्यक है? स्वस्थ अस्थियां, स्वस्थ गुर्दा, स्वस्थ त्वचा या फिर स्वस्थ रक्त के लिए? तो कैल्शियम का आपने पढ़ा कि ये किस में मदद करता है कैल्शियम, ये जो है विटामिन डी के अब्जॉर्ब करने में, उसको अवशोषण करने में मदद करता है, ठीक है। तो ये किसके लिए? ये स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 9, स्वस्थ दांतों एवं अस्थियों के लिए क्या आवश्यक है? जब आपको अपने स्वस्थ दांत रखने हैं तो उसके लिए आपको क्या खाना होगा? कैल्शियम और फास्फोरस, विटामिन ए, लोहा या फिर तांबा। तो हड्डियां, क्योंकि आपके दांत हड्डियां हैं, आप उनको हड्डियों को हड्डियों से स्वस्थ रख सकते हैं, तो उसके लिए क्या है, हड्डियां आपकी मजबूत हो तो उसके लिए आपको क्या खाना है? कैल्शियम और फास्फोरस खाना है ना, क्योंकि इससे हड्डियां क्या बनती है? मजबूत बनती है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑस्टोपोरोसिस। ऑस्टोपोरोसिस होता है, ऑस्ट्रो का मतलब होता है हड्डियां, पोरोसिस मतलब छेद हो जाना। तो ऑस्टियोपोरोसिस शरीर में निम्न अंग को प्रभावित करती है, तो त्वचा, अस्थि, नेत्र, गला। तो ऑस्टियोपोरोसिस एक हड्डियों की बीमारी है जिसमें हड्डियों में जो है छेद हो जाना होता है, जैसे बुढ़ापे में होता है। तो ये खोखली हो जाती है हड्डी, एक तरह से खोखली तो वैसे भी होती है, लेकिन उसमें एक तरह से कमजोरी इतनी आ जाती है कि वो अंदर से मतलब खटखट करके पचने लगती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस खासकर बुढ़ापे में ये देखा जाता है। तो इसमें अस्थियों में क्या हो जाता है, छेद हो जाना या फिर खोखले हो जाना, इस तरीके की कंडीशन बन जाती है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम की, फास्फोरस की इनकी कमी हो जाती है। तो ये किससे संबंधित है? ये अस्थि से संबंधित है। ये बीमारी किससे संबंधित है? अस्थियों से। तीव्रता दर्शाता है, तीव्रता क्या दर्शाता है? चमकीला या गाढ़ापन। अच्छा ये अलग टॉपिक से क्वेश्चन आ गया है, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ लेंगे, इसका आंसर ले लेते हैं। तीव्रता चमकीलापन या गाढ़ापन, गहरापन या गाढ़ापन, चमकीलापन या धुंधलापन, या गाढ़ापन या धुंधलापन। तो इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो चमकीलापन या धुंधलापन तीव्रता चमकाता है, तीव्रता दर्शाता है। चलिए लिगामेंट, लिगामेंट स्नायु जोड़ता है। लिगामेंट का मतलब होता है तंतु, तंतु है ना। तो तंतु स्नायु जोड़ता है हड्डी को हड्डी से, पेशी को पेशी से, हड्डी को पेशी से, या फिर पेशी को उपास्थि से, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चन आपको फंसाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि लिगामेंट जो होता है यानी तंतु जो होता है हड्डी को हड्डी से जोड़ता होगा। नहीं, हड्डी को हड्डी से नहीं जोड़ता है। लिगामेंट का काम होता है हड्डी को पेशी से जोड़ना। हमारी हड्डियों के ऊपर जो पेशियां होती है उनको लिगामेंट ही जोड़ता है। तंतु का काम ही हड्डी को पेशी से जोड़ने का होता है, ठीक है। आगे मूव करेंगे। हड्डी में निम्न में से कौन सा लवण सबसे अधिक होता है? सबसे पहली क्लास में इसके जो हमने हड्डी वाली अस्थि वाली क्लास समझी थी उसमें सबसे पहले यही हमने क्वेश्चन क्लियर किया था कि हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में होता है, आपको ये बताना है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम फास्फेट। तो सबसे अधिक जो इसमें होता है वो होता है कैल्शियम फास्फेट। इसकी वजह से ही क्या होता है, हमारी हड्डियां मजबूत होती है, कठोर होती है, कैल्शियम फास्फेट की वजह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 14, मानव शरीर में कितनी पसलियां होती है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कितनी पसलियां होती है। अगर इसमें पूछ लिया कि मानव शरीर में कितनी पसलियां होती है, तो आपको एक पार्ट का नहीं पूछ रहा है, आपको एक साइड का नहीं पूछ रहा है, आपको दोनों साइड का बताना है कि मानव शरीर में पूछा है ना। आपके बॉक्स में नहीं पूछा कि एक साइड में कितनी होती है, ऐसा नहीं पूछा। आप इसलिए टोटल पूछ लिया, तो कितनी टोटल, एक साइड में 12 होती है तो टोटल कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। यहीं से कंफ्यूजन होता है, इतना सरल क्वेश्चन भी इसीलिए जो है गलत हो जाता है। चलन तंत्र क्या है? चलन तंत्र, चलन तंत्र उत्सर्जन तंत्र है, कंकाल तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, या लसिका तंत्र है। देखो हमें चलने में मदद कौन करता है? क्या हमारी पेशियां करती हैं?
या हमारा जो है उत्सर्जन तंत्र करता है, या लसिका तंत्र करता है, या कंकाल तंत्र करता है? जो हमारा ढांचा है ना, जो हमारा शरीर जिस पर टिका हुआ है, तो वो कंकाल तंत्र है, ठीक है। और इसी से जो है हम मूव कर पाते हैं, बैठ पाते हैं, उठ पाते हैं, चल पाते हैं, कूद पाते हैं, तो इसको हम चलन तंत्र बोलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, दो या दो से अधिक अस्थियों के जोड़ को क्या कहोगे आप? दो अस्थियां हैं, है ना, आपस में उसके जोड़ को तंतु कहोगे, अस्थि कला कहोगे, संधि कहोगे, उपास्थि कहोगे। तो तंतु तो नहीं कहोगे, क्योंकि तंतु का काम तो अस्थि को किससे जोड़ना है? पेशी से जोड़ना है। तो दो अस्थियों का जोड़ है, दो अस्थियों के जोड़ को आप क्या कहोगे? आप उसको संधि बोलोगे। क्या बोलोगे? आप उसको संधि बोलोगे, ठीक है, संधि, जॉइंट। समझ गए? क्वेश्चन नंबर है 17, दांतों को कितने भागों में आप विभाजित करोगे? दांतों को 3, 4, 2, 5। तो जब हम दांतों की बात करते हैं, हम दांतों को 4 भागों में डिवाइड करते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कैसे 4 भागों में डिवाइड करते हैं, तो मैं आपको डिवाइड करके बता देती हूँ। जैसे ही हमारे दांत है, दांत को हम कितने भागों में? 4 भागों में डिवाइड करेंगे, 1, 2, 3, 4। पहले आपको बताना है कि पहले के जो आगे के दांत होते हैं, जो काटने वाले दांत होते हैं, कृंतक होते हैं, ठीक है, इनको हम कृंतक बोलते हैं, यानी कि इंसिजर बोलते हैं। इनको आप बोलोगे कृंतक। ये काटने का काम करते हैं। कैसे कृंतक? का से काटना, ठीक है, इस तरीके से। दूसरे आपके भेदक होते हैं, दूसरे आपके भेदक होते हैं, 2 दांत होते हैं ये, और इसको आप रदनक भी बोलते हैं। आप इसको रदनक भी बोलते हैं, आप इसको कैनाइन भी बोलते हैं, ठीक है। कैनाइन मतलब कुत्ते वाले दांत भी आप इसको बोलते हैं। जैसे 2 पैने पैने दांत होते हैं, आप अपना मुंह खोलकर देखोगे, दोनों साइड आपके 2 दांत होते हैं, पैने पैने, ठीक है, आप इनको भेदक बोलते हैं। फिर उसके बाद आते हैं फाड़ने वाले दांत। कौन से? फाड़ने वाले दांत, जिसको आप अग्र चर्वणक बोलते हैं। आप इसको बोलते हैं अग्र, इन्हीं को मतलब फाड़ने वाले दांत बोलते हैं, सॉरी, इन्हीं को फाड़ने वाले दांत बोलते हैं। ये किसी भी चीज को आप जब फाड़ते हैं ना, जैसे कपड़ा या फिर कुछ भी, तो उसमें जो है यही दांत काम करते हैं। फिर इसके बाद आते हैं अग्र चर्वणक, इसके बाद आते हैं अग्र अग्र चर्वणक दांत, अग्र चर्वणक यानी कि प्री मोलर। आप इसको इंग्लिश में ध्यान रखना, प्री मोलर, ठीक है, प्री मोलर। तो उसके बाद आते हैं लास्ट में मोलर। मोलर को आप बोलोगे चर्वणक, आप इसको क्या बोल दोगे? मोलर बोल दोगे, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। आप इनको इंसीजर बोलोगे, इंसीजर बोलोगे, और इनको इनको बोलोगे क्या? रदनक को, इनको कैनाइन बोलेंगे, इनको कैनाइन बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो दांत होते हैं 4 भागों में डिवाइड होते हैं। तो इनकी आपकी संख्या बिल्कुल नहीं पूछी जाती, आपसे पूछा जाता है कि चर्वणक या फिर जो है मोलार हमारे जबड़े में कहाँ होते हैं, कौन से हिस्से में होते हैं, 4-4 इस तरीके से मतलब ये पूछे जाते हैं, ठीक है ना। टोटल आपको पता होना चाहिए कि 4 भागों में हम इनको डिवाइड करके पढ़ते हैं। 32 आपको पता ही है, टोटल संख्या इनकी 32 होती है, ठीक। और जब तक एज थोड़ी कम होती है, तब तक उनकी संख्या 20, थोड़े थोड़े बढ़ते बढ़ते 28, और लास्ट में 32 तक का मतलब अंटी रहती है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्न में से कौन सा विषम है? हड्डियां, हड्डियों के बारे में। अब इसकी विशेषताएं हमने पढ़ी थी कि हड्डियां कैसी होती है, कठोर और एलिचिली होती है, रंध्रीय होती है, मैट्रिक्स प्रोटीन और कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है, और रक्त नलिका इसमें अनुपस्थित होती है, ठीक है। तो बताइए इसमें से कौन सा विषम है, इसके बारे में। तो जो हड्डियां होती है वो कैसी होती है? कठोर और एलिचिली थोड़ी ना होती है, वो लचीली होती है। आपको ध्यान रखना, जो हड्डियां होती है वो लचीली होती है, तभी तो आप मूव कर पाते हैं। अगर वो कठोर और एलिचिली होती तो कैसे आप बैठते, कैसे खड़े होते, कैसे लौटते, इवन एक्सरसाइज, योगा, ये सब भी आप नहीं कर पाते। तो उनका लचीला होना एक अपने आप में गुण है, इसीलिए आप किसी भी तरीके से मूव कर लेते हैं, बैठ जाते हैं, मुड़ जाते हैं, है ना, कहीं पर भी किसी भी तरीके से अपनी बॉडी को फोल्ड कर लेते हैं। और इनमें रंध्र होते हैं, आपको पता होना चाहिए। हड्डियों के अंदर मज्जा होती है, मज्जा में श्वेत कण और लाल रक्त कण बनते हैं, ठीक है। इनमें रंध्र होते हैं, रंध्र पाए जाते हैं हड्डियों में। और मैट्रिक्स प्रोटीन और कैल्शियम फास्फेट की ये बनी होती है, और साथ ही साथ रक्त नलिका इसमें अनुपस्थित रहती है। इनमें रक्त नलिकाएं नहीं होती, इनमें डायरेक्ट श्वेत कण और जो है लाल रक्त कणिकाएं, अस्थि मज्जा जिसको हम बोलते हैं, मज्जा में ये दोनों बनते हैं, ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 19, शरीर की सबसे लंबी अस्थि है? टीबिया, फीमर, फिबुला, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है फीमर।
आपको बताना है फीमर। क्वेश्चन नंबर 20, अस्थि के उत्तकों की कठोरता किस फास्फेट और कार्बोनेट्स के कारण होती है? तो आपसे कठोरता पूछा है, तो हमारी जो अस्थियां हैं वो कठोर कैसे बनती है? तो कठोर के लिए जो पूछ लिया जाए कि उत्तकों की कठोरता किस फास्फेट और कार्बोनेट्स के कारण होती है? कैल्शियम और सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम। पोटेशियम का कोई रोल नहीं है, सोडियम का कोई रोल नहीं है, हमारी अस्थियों में रोल है कैल्शियम और मैग्नीशियम का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी से हमारी जो अस्थियां होती है वो कैसी होती है? वो कठोर बनती है। कठोर का मतलब है यहाँ पर मजबूत, है ना, मजबूत बनती है। क्वेश्चन नंबर 21, मनुष्य के सभी कृंतक और रदनक दंत गिर जाने पर शेष कितने दांत बचेंगे? अगर आपके दांत गिर गए, जैसे मैं आपको बता दूं, अगर आपके कृंतक की संख्या है, कृंतक यानी कि जिसको हम बोलते हैं काटने वाले, ठीक है, आपके 8 दांत होते हैं। और जो रदनक होते हैं, रदनक इसमें रत्नक 4 होते हैं। ठीक है, अब इसमें से आप क्या करोगे? 12 घटा दोगे। कितने में से? 32 में से आपने क्या कर दिया? 12 जो है माइनस कर दिया, तो आपके कितने बचे? 20 दांत बच गए। कितने बच गए? 20 दांत बच गए। तो इस तरीके से आपका आंसर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 20 दांत इसमें बचेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो संख्या होती है, इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया था 4 संख्या होती है, 4 आपके पार्ट इसमें डिवाइड करेंगे आप। इनकी संख्या 8 होती है, तो इनकी संख्या 4 होती है, और इनकी संख्या 8 होती है, और इनकी संख्या 12 होती है। ठीक है, इस तरीके से जो प्री मोलार है उनकी संख्या 8, और जो पोस्ट मोलार है, ओनली मोलार है, उनकी संख्या 12 होती है। जो आपके आगे के दांत होते हैं, जो आपके आगे के दांत होते हैं, जिनको आप बोल रहे हैं कृंतक यानी कि काटने वाले, ठीक है, तो इनको आप क्या बोलते हैं? कैनाइन बोलते हैं। आई थिंक मैंने बताया था अभी, कैनाइन में इंसीजर बोलते हैं, काटने वालों को इंसीजर बोलते हैं, है ना। इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है, और जो कैनाइन होते हैं इनकी संख्या 4 होती है। अब इनको हटवा दिया है, इनको क्या कर दिया? इनको निकलवा दिया, तो आपकी संख्या कितनी बची? 20 बच गई। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ये डिवीजन आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। कंकाल सिस्टम निम्न में से किन लवणों से बना होता है? कंकाल सिस्टम, कंकाल सिस्टम आपने समझ लिया है, कैल्शियम, कैल्शियम में फास्फोरस, फास्फोरस में मैग्नीशियम। अभी आपने समझा था कि मैग्नीशियम का रोल क्या क्या होता है और कैल्शियम का रोल क्या होता है ना। लेकिन वो है कठोरता के लिए, ये रोल है सिर्फ और सिर्फ कठोरता के लिए। जब आपसे पूछे कि जो हमारी हड्डियां बनी होती है वो किससे बनी होती है, तो उसमें कौन से तत्व हो जाते हैं, कौन से तत्व पाए जाएंगे? तो कैल्शियम और फास्फोरस। और अगर आपसे स्पेशली पूछ ले कि कठोरता, हड्डियों की कठोरता, मजबूती किससे बनती है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कंकाल सिस्टम में क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, आपको पता ही है। तो रीढ़ की हड्डी में कशेरुकाओं की संख्या आपको बतानी है। रीढ़ की जो हमारी हड्डियां होती है उसमें कशेरुका में कितनी संख्या आपकी इसमें पाई जाती है? तो 33 जोड़े, 32 जोड़े, 23 जोड़े या फिर 34 जोड़े। तो रीढ़ की हड्डियों की जो कशेरुकाएं होती है, हड्डियां होती है, ये कितनी होती है? 33 जोड़े होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 24, शंखास्थि है। शंखास्थि मैंने आपको पढ़ाया ही था। तो शंखास्थि जो हमारे कान के ऊपर, कनपट्टी के ऊपर होती है, खोपड़ी की अस्थि, चेहरे की अस्थि, रीढ़ की हड्डी या कान की अस्थि, तो कनपट्टी के ऊपर होती है। और इनकी इनकी जो आकृति होती है, मैंने आपको बताया चमगादड़ की आकृति की जैसी होती है। इस शंखास्थि, आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा कि शंखास्थि की आकृति कैसी होती है, तो आपको बताना है कि इनकी आकृति चमगादड़ के जैसी होती है, और ये कान के जस्ट ऊपर होती है, तो इनको कान की अस्थि बोलते हैं। दोनों कनपट्टियों के ऊपर की अस्थि को ये बनाती है। शरीर में अस्थियों की उपयोगिता है, क्योंकि शरीर को आकृति गति प्रदान करती है, शरीर के भीतर कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है, शरीर को दृढ़ता प्रदान करती है, और उपयुक्त सभी, है ना, ये विशेषताएं आपने पढ़ी है। तो हर कोई काम इसके जो है ये अस्थियां करती है, सभी जो है इसमें सही हो जाएगा। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर है। खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? खोपड़ी की पूछा है, सिर्फ मस्तिष्क की नहीं पूछा है, क्रेनियम की आपसे नहीं पूछ रहा है। क्रेनियम की पूछे तो 8 है, चेहरे की पूछे तो 14 है, लेकिन जब खोपड़ी की पूछे तो कितनी है? टोटल आपको बतानी है। तो 8 है, 14 है, 20 है या 22 है, तो आप टोटल कर दो कितनी हो जाएगी? तो इसमें हो जाएगी 22। ठीक है, तो इसमें 22 अस्थियां होती है, किसमें? खोपड़ी में। ठीक है, ध्यान रखना है आपको।
चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट, मानव में मस्तिष्क कोश की अस्थियां परस्पर किस प्रकार की संधि से जुड़ी रहती है। जो मस्तिष्क कोश है उसकी अस्थियां किस प्रकार से जुड़ी होती है, चल संधि से, अपूर्ण संधि से, अचल संधि से, या फिर कब्जा संधि से। तो मैंने आपको बताया कि चल में कौन सी आती है, अचल में कौन सी आती है, यानी कि आप मूव किसको कर सकते हैं और मूव किसको नहीं कर सकते। तो आपको पता है कि हम मस्तिष्क की अस्थियों को मूव नहीं कर सकते, तो वो अचल संधियों में इमूवेबल में आ जाएगी। इसमें आएगी इमूवेबल में आएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर है 28, कंकाल तंत्र को सुडौलता एवं सौंदर्य प्रदान करने का तंत्र है। कंकाल तंत्र जो शरीर है हमारा, शरीर को ये सुडौलता और सौंदर्य प्रदान करता है। तो कौन सा तंत्रिका तंत्र, पेशी तंत्र, परिसंचरण तंत्र, या फिर पाचन तंत्र। तो कौन सा करेगा, पेशी तंत्र करेगा, या फिर जो है पेशी का मतलब पेशी का मतलब हमारी जो मसल्स होती है ना। तो कंकाल को मतलब स्ट्रक्चर कौन देगा, उस पे उसकी सुडौलता, उसकी सुंदरता कौन बढ़ाएगा, तो पेशी तंत्र, यानी कि जो हमारी मांसपेशियां है। ठीक है ना, मांसपेशियां अपने शरीर, हमारे जो कंकाल तंत्र है ना, उसके स्ट्रक्चर के अनुसार कहीं पर कम कहीं पर ज्यादा इस तरीके से चढ़ी हुई है। जैसे गर्दन है, गर्दन पे कम है, जैसे हमारी जैसे थाई है, थाई पे ज्यादा है ना। इस तरीके से जो है पेशियां वहां पर अपना बना लेती है स्ट्रक्चर। 29 है, रेडियस तथा अल्ना अस्थियां भंग होने पर उसे स्थिर होने के लिए प्रयोग करना चाहिए। खपच्चियों का, रस्सियों का, तेलों का, या गर्म जल का। जब आपके हाथ की हड्डियां टूटती हैं, खासकर हाथ की, तो आप उसको सपोर्ट देते हो, है ना, सपोर्ट देते हो। क्या तेल का देते हो, रस्सियों का देते हो, गर्म जल का देते हो, या खपच्चियों का देते हो। तो आप उसे प्लास्टर करने के लिए आप इसको सपोर्ट देते हो, जिसको आप बोलते हैं खपच्चियां। ठीक है ना। जैसे अगर पैर की भी हड्डी टूट जाए तो उसको भी अगर आपको बेड रेस्ट बता दिया है, तो उसके लिए भी एक नीचे पहले सपोर्ट के लिए खपच्ची लगाएंगे और उसके बाद जो है उस पर प्लास्टर करेंगे। खासकर हाथ में तो जो है सपोर्ट के लिए उसको जो मोड़ देंगे और इस तरीके से पहले खपच्ची लगाएंगे, उस पर सपोर्ट लगाएंगे नीचे, और उसके बाद में जो है उस पर प्लास्टर करेंगे। है ना, उसको खपच्ची बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, मेरुदंड कोष, पसलियां और उरोस्थी है। मेरुदंड कोष, पसलियां और उरोस्थी, खोपड़ी, धड़ की अस्थियां, हाथ पांव की अस्थियां, या फिर कोई नहीं। तो मेरुदंड और पसलियां और उरोस्थी किस में आएंगी, जो आज हमने पढ़ा है, जिसको हम बोलते हैं धड़ की अस्थियां, जिसको हम बोलेंगे धड़ की अस्थियां, बीच की अस्थि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, वैसी पेशियां जो नितंब, नितंब यानी जो नीचे वाला जांग वाला हिस्सा है, जो नितंब का मासल भाग बनाती है, तथा फीमर, जो जांग की अस्थि होती है ना, फीमर, तथा फीमर से जुड़कर नितंब जोड़ का फैलाव करती है, वे क्या कहलाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको बताना है। तो इसमें ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, ग्लूटियल, या फिर हैमस्ट्रिंग। तो जो ऐसी अस्थियां जो नितंब का मासल भाग बनाती है और फीमर से जुड़ जाती है, यानी कि कूल्हे की अस्थि पे या फिर जांग की अस्थि पे जो मांस चढ़ा होता है पेशी के रूप में, आप उसको क्या बोलते हैं, ग्लूटियल बोलते हैं, ग्लूटियल बोलते हैं। ठीक है, समझ गए। अब आगे मूव करते हैं। ब्रेड क्रैंडिल का प्रयोग किस में किया जाता है, ब्रेड क्रैंडिल का प्रयोग किस में किया जाता है, ऑपरेशन वाले रोगी के बिस्तर के लिए, हड्डी की टूट या जले हुए रोगी के बिस्तर के लिए, सामान्य रोगी के बिस्तर के लिए, या सैया घाव वाले रोगी के बिस्तर के लिए, जो सैया पर लेटा है, चारपाई पर लेटा है, उसके लिए। तो इसमें से ब्रेड क्रैडिल का मतलब होता है कि जब मतलब एक जिसपे हम मच्छरदानी टाइप का, मतलब इस तरीके से उसको कवर कर दे चारों तरफ से, और चारों तरफ उसमें डंडे लगे होते हैं, और एक उसको कवर करने के लिए मतलब उसका बिस्तर तैयार किया जाता है, खासकर जब रोगी जला हुआ हो, ताकि उसको मक्खी मच्छर कुछ भी ऐसे मतलब टच भी ना कर पाए। तो हड्डी की टूट या जले हुए रोगी के बिस्तर के लिए हम ब्रेड क्रैडिल का प्रयोग करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन है, खपच्चियों का प्रयोग किया जाता है। खपच्चियों का प्रयोग मैंने आपको बताया, चोट को ढकने के लिए, टूटी हुई हड्डी को अपने स्थान पर रोकने के लिए, या फिर रक्तस्राव के लिए, या फिर रोगी को सीधा रखने के लिए। तो जब जो पार्ट टूटा है, जो भी हड्डी जहां से टूटी है, उस स्थान को अपने स्थान पर रोकने के लिए हम खपच्चियों का प्रयोग करते हैं।
ठीक है, समझ गए। ये 33 क्वेश्चन हमने इसमें देखे हैं। 33 क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आपको टफ लगा हो या फिर जो है आप इसमें कंफ्यूज हुए हो तो जरूर बताना। कितने क्वेश्चन आपके इसमें बने हैं, कितना आपको आपका लेवल है अभी और कितनी तैयारी आपको लग रहा है कि हमें करनी है। तो अपनी लेवल के अकॉर्डिंग अपने जितना भी स्कोर है जरूर शेयर करना। बाकी जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनको जरूर क्लास शेयर करना। और इसकी पीडीएफ के लिए आपको एपी एजुकेशन सेंचुरी आईएएस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, वहां पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक रखिए अपना ख्याल। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।